वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 3.1 लेक्चर 3 से कनेक्टेड है। इसमें है तो छोटा सा लेक्चर लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें हम देखेंगे फ़ाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, एफ़टीआर क्या है, कौन कौन सी इनकम जो है वो एफ़टीआर में आती है, ठीक है। और एफ़टीआर होता क्या है, इसका क्या मतलब है एफ़टीआर का। एफ़टीआर की डेफिनेशन कह लें, इसके एक्सप्लेनेशन कह लें, वो क्या होता है। एफ़टीआर मतलब फ़ाइनल टैक्स रिजीम। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट फाइनल टैक्स इज़ अ टैक्स विच डिस्चार्ज टैक्स पेयर फ्रॉम हिज टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसी इनकम होती है ये जिसके ऊपर अगर आपने टैक्स पे कर दिया है तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स वाजिब नहीं रहता। ठीक है, और वो टैक्स उतना पे करना ही होता है। If FTR income fulfill the following requirements, then holder of FTR income will be required and will not be required to pay an additional tax on such FTR income। ठीक है, अगर एक दफ़ा वो अपनी वो FTR की इनकम पे टैक्स पे कर देते हैं तो फिर इसके अलावा उसे कोई एडिशनल टैक्स पे नहीं करना पड़ता अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर देते हैं तो। वो इनकम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले, द इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सनस। वो जिसको आप एफ़टीआर कह रहे हैं या कानून जिसको एफ़टीआर इनकम कहता है वो किसी और हेड्स ऑफ इनकम में चार्ज ना की गई हो। ये चूँकि एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता है, इसका टैक्स रेट भी फ़िक्स होता है। ठीक है, और इस इनकम को किसी दूसरी इनकम में आप ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये कि आपने उस इनकम को किसी और इनकम में ऐड ना किया हो। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिराइविंग द इनकम। कह रहा है कि वो जो आपने इनकम डिराइव की है, आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम एफ़टीआर के अंदर आती है। उस इनकम को हासिल करने के लिए आपने जो जो एक्सपेंस किए होंगे वो उसमें से अलाउ नहीं होंगे माइनस करना। ठीक है, आप उसमें से वो डिडक्ट नहीं कर सकते। जितना भी आपको अर्निंग आई है टोटल इनकम, आपने उस टोटल इनकम पर टैक्स देना है। नंबर सी में कह रहा है द अमाउंट ऑफ इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस। जो बात ऊपर की उसकी एक्सप्लेनेशन है ये कि कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस उसमें से माइनस नहीं कर सकते आप, या सेट ऑफ एनी लॉस, कोई भी अगर आपको नुकसान हो गया तो वो भी आप उसमें से सेट ऑफ या उसमें से माइनस नहीं कर सकते। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कुछ कंडीशंस हैं जो एफ़टीआर इनकम पर अप्लाई होंगी। द टैक्स डिडक्टेड शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हाँ जी, उसके ऊपर जो टैक्स आपका बना होगा, उस इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स बना होगा वो किसी भी टैक्स क्रेडिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कि मतलब आप कहें जी मेरा वो जो इतना टैक्स बनता है उसमें से ये जो मैंने टैक्स जमा करवाया वो माइनस कर दें, नहीं। आपने वो जो टैक्स बन रहा है एफ़टीआर इनकम पे वो आपने पूरे का पूरा ही देना है, उसको आप कहीं पर एडजस्ट नहीं कर सकते, अपनी किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर उसके अलावा कोई और इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो उस पर आपको इजाफी चार्ज देना पड़ेगा। नंबर ई, देयर शेल बी नो रिफ़ंड ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। हाँ जी, इस टैक्स का कोई भी रिफ़ंड आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जितना टैक्स आपके ऊपर बनता है इस एफ़टीआर इनकम पर वो आपने देना ही देना, और वो आपको फ़ाइनल डिस्चार्ज होगा, उसका ना कोई रिफ़ंड होगा ना कोई एडजस्टमेंट उसमें से क्लेम की जा सकती है। नंबर एफ़, टैक्स डिडक्टेबल हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड, शॉर्ट डिडक्टेड, द सेड नॉट डिडक्शन और शॉर्ट डिडक्शन में बी रिकवर्ड। हाँ जी, अगर वो आपसे कम काटा गया टैक्स, गवर्नमेंट ने आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट अब वो टैक्स कम काट लिया है, या किसी कंपनी ने आपको पेमेंट करते हुए वो टैक्स कम काट लिया है, तो फिर वो आपसे रिकवर किया जाएगा। दिस शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। जैसे कि पहले बात हुई कि इस इनकम को आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट करेंगे, किसी भी इनकम के हेड में ऐड नहीं करेंगे। अब वो कौन कौन सी इनकम्स हैं जिनको आप एफ़टीआर के अंडर ट्रीट करेंगे, फ़ाइनल टैक्स रिजीम में जिसको डालेंगे, वो कौन कौन सी इनकम्स आएंगी। सबसे पहले आ रहा है डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड ये होता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके शेयर परचेज़ किए हुए हैं,
तो वो हर साल बाद या हर 6 माह बाद अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट पे करती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और आपको वहीं से डिविडेंड आ रहा है, तो वो जो कंपनी है वो टैक्स काट कर आपको जो है ना पेमेंट करेगी, जितना टैक्स आपका बनता होगा। अब वो कितना कितना टैक्स है वो देखते हैं। 7.5% इन केस ऑफ डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर परचेजर्स। अगर ये इंडिपेंडेंट पावर परचेजर्स कंपनीज़ हैं, उनमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपका 7.5% टैक्स काट कर फिर आपको बाकी डिविडेंड देंगे। और ये जो 7.5% टैक्स कटा होगा, ये आप किसी भी हेड में जो है ना इसको रिफ़ंड नहीं ले सकते गवर्नमेंट से, ना ही आप कहीं पर अपनी टैक्स लायबिलिटी अगर बनती है तो आप उससे इसकी जगह डिस्चार्ज कर सकते हैं, नहीं। उसके अलावा 25% इन केस ऑफ अ पर्सन रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी वेयर नो टैक्स पेएबल बाय सच कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई टैक्स ना बनता हो गवर्नमेंट को देने के लिए, कंपनी का अपना भी टैक्स होता है ना प्रॉफिट के अंदर, कि अगर गवर्नमेंट कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो आपको गवर्नमेंट को इतने % टैक्स देगी। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई टैक्स वाजिब ना आता हो, तो वो अगर डिविडेंड पे करेगी तो उसका 25% आपका जो है ना फाइनल टैक्स रिजीम में आएगा। 15% इन म्यूचुअल फंड एंड केसेस अदर देन दोज मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी। ए और बी जो ऊपर मेंशन की है, उसके अलावा अगर कोई और केस है, या किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई आपने म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट्स के ख़रीदे हुए हैं या किसी बैंक्स के ख़रीदे हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर 15% आपको जो है ना वो टैक्स देना पड़ेगा, जो कि फ़ाइनल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करेंगे। उसके अलावा आती है रॉयल्टी पेमेंट्स टू अ नॉन रेजिडेंट। अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको रॉयल्टी दे रहे हैं, उसको सैलरी, जिस तरह हम यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन को सैलरी देते हैं, नॉन रेजिडेंट को आप रॉयल्टी देंगे, तो वो रॉयल्टी जब आप उसको पे करेंगे तो उस वक्त आपने 15% उसका टैक्स काटना है। या अगर आप खुद नॉन रेजिडेंट हैं तो आप किसी से रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आपका 15% जो है ना वो टैक्स कटेगा, जितनी रॉयल्टी आप रिसीव करेंगे, और ये 15% आपका फ़ाइनल टैक्स होगा। इसके अलावा आपको अपनी रॉयल्टी में से कुछ नहीं देना पड़ेगा, ना आप इस 15% को रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। आगे आ रहा है इनकम बाय वे ऑफ प्राइज़ ऑन प्राइज बॉन्ड और क्रॉस वर्ड पजल द पर्सन नेम अपीयर इन ATL 15% ऑफ सच प्राइज़। हाँ जी, अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकाला है या आपने कोई और प्राइज़ अर्न किया है, तो फिर आपको 15% उस प्राइस का पे करना पड़ेगा, अगर आप जो है ना फाइलर हैं। ATL में आने का मतलब आपने उस साल की रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल की होगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर यही टैक्स रेट आपका 15 से 30% हो जाएगा। जैसा कि ये लिखा है कि अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड विन किया है और आपका नाम ATL में नहीं है, आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर आपने 30% उस प्राइस का आपने पे करना है फॉर फाइनल टैक्स। इनकम फ्रॉम विनिंग अ लॉटरी, कोई लॉटरी वगैरह आपकी निकल आई है या कोई कंपनी का प्रमोशन चल रहा है सेल का, उसमें से आपने कोई प्राइज़ विन कर ली है, तो फिर आपको उसका 20% देना पड़ेगा, चाहे आप फाइलर हैं चाहे नहीं हैं फाइलर। फिर एक और ये अलाउंस होता है, फ्लाइंग अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स PIA सिविल एविएशन अथॉरिटी, सबमरीन अलाउंस रिसीव्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी। उसका जो है ना 2.5% उस अलाउंस का एज अ फाइनल टैक्स पे करना होता है, और वो किसी भी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। फ्लाइंग अलाउंस पहले हो गया। द रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट विल बी फाइनल टैक्स। हाँ जी, एक और आ रहा है कि अगर आपने किसी जगह पर कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी बैंक में आपने कुछ पैसे वगैरह रखवाए हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट भी आपका फाइनल टैक्स होगा, वो आप अपनी लेक्स टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होगा, मिसाल के तौर पे इफ़ द यील्ड और प्रॉफिट पेड इज़ ₹5 लाख रुपीज़, अगर आपने वो सालाना 5 लाख रुपया प्रॉफिट लिया है या उससे कम लिया है, तो फिर 10% होगा फॉर फाइलर और 20% टैक्स होगा फॉर नॉन फाइलर। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक क्या होती है कि अगर आप कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, किसी के एम्प्लॉई हैं,
तो वो आप ड्यू टू एनी रीज़न वो कह रहे हैं जी हमने डाउन साइजिंग करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ जो है हमने फारिग करने हैं, हमारी कंपनी चल नहीं रही, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करते हैं और उनको जो है ना गोल्डन हैंडशेक पे करके नौकरी से फारिग कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा सिस्टम है, गोल्डन हैंडशेक किसी को मिली है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? सैलरी से वो फारिग हो जाएगा, नौकरी से फारिग हो जाएगा, उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी, कई गुना सैलरी से ज़्यादा जो होगी तो फिर उस पर टैक्स रेट क्या लगाना है, उसका आपने देखना है उस पर्सन का जिसको है गोल्डन हैंडशेक मिल रही है, उसका पिछले 2 से 3 सालों में कितना टैक्स रेट लगा है। वो अगर जो भी टैक्स रेट होगा उसका आपने एवरेज टैक्स रेट निकाल लेना है। एवरेज का मतलब सारे टैक्स रेट को जमा कर लेना है और जितने टैक्स रेट होंगे उस नंबर ऑफ़ टैक्स रेट से डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाएगा एवरेज टैक्स रेट। उस गोल्डन हैंडशेक पे आपने वो एवरेज टैक्स रेट अप्लाई करके जो टैक्स बनता होगा वो आपने पे करना है। जी, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, आप सैलरीड पर्सन हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, अगर आपने कहीं पर कोई सर्विस प्रोवाइड की है, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट टीचर्स प्रैक्टिकल लेते हैं, तो उन्हें अलहदा से पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने अगर कोई पेपर आपने चेक कर लिए, पेपर चेकिंग की है, उसकी पेमेंट आपको हुई है, तो वो सर्विस आपने प्रोवाइड की है, उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट आपको जब पेमेंट करेगी उस पर से आपका 10% जो है ना, वो ये 19 गलत लिखा है यहाँ पे, 10% आना है, वो आपका 10% काटेगी, ठीक है, और काटने के बाद आपको पेमेंट करेगी। तो ये जो 10% आपका कटा होगा ये भी एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम फाइनल टैक्स कंसीडर होगा। जी, नेक्स्ट आ रहा है टैक्स क्रेडिट फॉर टीचर्स, ठीक है। अब टीचर्स के लिए गवर्नमेंट ने जो है ना एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स रखे हैं, कुछ बेनिफिट्स रखे हुए हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उनकी टैक्स में से उन्हें छूट मिल जाती है। फुल टाइम टीचर हो, उसमें कंडीशंस क्या है, एक तो वो फुल टाइम गवर्नमेंट का टीचर हो, ठीक है, मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड प्योरली फॉर टीचिंग एंड नॉट परफॉर्मिंग एनी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डायरेक्टर, चेयरमैन, कंट्रोलर, वाइस चांसलर एट्सेट्रा। ये गवर्नमेंट के हो या ये प्राइवेट हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन वो हो फुल टाइम टीचर्स, कोई और सर्विस प्रोवाइड ना कर रहे हो, तो फिर उनको जो है ना टैक्स क्रेडिट वो कितनी है वो भी आगे देखेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि किसको टैक्स क्रेडिट छूट नहीं मिलेंगी। एक तो पीछे डिस्कस हो गया, दूसरा एक और होता है, दिस कंसेशन शेल नॉट बी अवेलेबल टू टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु ड्राइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस। जो गवर्नमेंट जो मेडिकल होते हैं स्टाफ, उनको होता है कि जी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, होम प्रैक्टिस, ठीक है, तो उस प्रैक्टिस के दौरान अपनी इनकम अर्न कर रहे होते, तो वो स्टूडेंट ही हैं, तो फिर वो होते हुए किस्म के स्टूडेंट है, लेकिन उनको जब वो इनकम ड्राइव कर रहे होते हैं तो फिर उनको हम ये टैक्स क्रेडिट छूट नहीं दे सकते। एवरेज रिलीफ विल बी अलाउड इन केस ऑफ डोनेशन, शेयर परचेज, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी कुछ ऐसे रिलीफ्स होते हैं कि जो कि टैक्स में दिए जाते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और वो कब कब दिए जाते हैं, या तो आपने कोई नई कंपनी है उसके शेयर परचेज़ कर लिए, या आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस में की है, तो उसकी फिर एक कैलकुलेशन करके एक लिमिट ऑफ अमाउंट बनती है, वो आपको टैक्स में से छूट मिल जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स कि किस तरह हमने कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम करनी है। अब तक हमने जितना किया वो सारे का सारा थ्योरेटिकल था, जो 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर हुआ है। इसके बाद अब स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स। सैलरीड पर्सन की जो है ना वो इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे टैक्स लगाया जाएगा, वो सारे का सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।